हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द स्टेट और पोजीशन ऑफ ए बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए वन डायमेंशनल मोशन है। अभी मैं जो लिख रहा हूं वो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। मान लीजिए वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। तो कोई बॉडी है, मान लीजिए आपके पास एक क्रिकेट बॉल है और वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो किसी पॉइंट पे आप ओरिजिन ले लो, यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आप क्या कर सकते हो, एक ही एक्सिस ले सकते हो, चाहे आप उसको एक्स लो, चाहे वाई लो, चाहे जेड लो। मान ले हम एक्स ले लेते हैं, तो ये ओरिजिन हो गया एक्स इक्वल टू 0। तो अगर किसी टाइम t1 पर बॉल यहां पर है तो उसका एक कोऑर्डिनेट होगा x1 और उससे पता चल जाएगा बॉल यहां पर है। किसी टाइम t2 पर अगर बॉल इस पॉइंट पर है तो इसका भी एक कोऑर्डिनेट होगा कोई ना कोई, मान लीजिए वो x2 है, तो x2 की वैल्यू से पता चल जाएगा बॉल यहां पर है। तो यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में, वन डायमेंशनल मोशन में किसी भी टाइम पर बॉल की पोजीशन बताने के लिए हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, बॉल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वन डायमेंशनल मोशन में क्या है, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है, 1 है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है बॉल की, 1। दूसरा केस करते हैं टू डायमेंशन। टू डायमेंशन जैसे ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है, 2 डायमेंशन है ना। इसका एक डायमेंशन ये हाइट का है और एक डायमेंशन ये ब्रेथ का है ना, या फिर लेंथ और ब्रेथ कह लो आप, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका घर है, कोई कमरा है आपके घर में और ये उसका फर्श है, फ्लोर है ये उसका, उस कमरे का ये फ्लोर है, फर्श है ये उसका एक कोना है कमरे का, ये भी एक कोना है, ये भी एक कोना है और ये भी उसका एक कोना है, यानी ये 4 कॉर्नर हैं घर के। किसी एक पे ओरिजिन ले लो, मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया, तो 2 डायमेंशन में 2 कोऑर्डिनेट होंगे, चाहे आप उसको x और y ले लो या y और z ले लो या फिर z और x ले लो। मान लीजिए हम इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं। अब आपने क्या किया, जो आपके पास क्रिकेट बॉल थी आपने इस कमरे के फर्श पे ऐसे लुढ़का दिया, वो इधर उधर घूम रही है कमरे के फर्श पे। तो किसी भी टाइम t1 पे अगर बॉल यहां पर है तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। बाद में मान लीजिए किसी टाइम t2 पर यहां पहुंच गई बॉल लुढ़कते लुढ़कते ऐसे, तो भी 2 कोऑर्डिनेट चाहिए x2 y2। यानी अगर 2 डायमेंशन मतलब एक प्लेन में मोशन है तो बॉडी की पोजीशन बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, यहां पर 2 कोऑर्डिनेट कम से कम, x और y। तो इस केस में बॉडी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कितनी कहेंगे, 2 है। तो यानी जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए किसी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द बॉडी। तीसरा केस मैं मान लेता हूं, मान लीजिए 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब आपने कमरे में खड़े होकर बॉल को ऊपर उछाल दिया। तो जब आपने उसको ऊपर उछाल दिया, यहां पर मान लीजिए बॉल है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जैसे ये पेन मान लीजिए बॉल है, तो यहां पर बॉल है, तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे x y और z। अब आपके इस केस में क्या था, फर्श पे लुढ़क रही थी, फर्श के ऊपर नहीं उठी हुई थी बॉल, फर्श पे लुढ़क रही थी, तो 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए थे। लेकिन जब आपने कमरे में उसको हवा में उछाल दिया बॉल को, तब तो 3 कोऑर्डिनेट चाहिए x y और z उसकी पोजीशन बताने के लिए, तो तब उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए जितना मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है उसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट ये है कॉन्सेप्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का।
अब मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो एग्जाम में जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में लिखोगे तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन है, अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ना स्टूडेंट मैं DOF लिखूंगा आगे से, ठीक है। पूरा इतना लंबा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ DOF लिखूंगा, ठीक है। तो आप समझ जाना इसका मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम is defined as total number of independent quantities or coordinates required to completely specify the position or configuration of a dynamical system तो ये है डेफिनेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, मान लीजिए आपके पास जो सिस्टम है उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, लेट n नंबर ऑफ particles in the system उन पार्टिकल्स के बीच में इंडिपेंडेंट रिलेशंस है k क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस बिटवीन पार्टिकल्स। ये इंडिपेंडेंट रिलेशंस का क्या मतलब है ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखते रहिए। ओके, तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, देन नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द system is F equal to 3n minus k। F क्या है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हम सिस्टम्स में सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस ले लेते हैं। मोनो एटॉमिक गैस में एक ही एटम होगा आपके पास, n आपका 1 होगा, सिंगल एटम का किसी के साथ कोई रिलेशन भी नहीं होगा, k 0 होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3n माइनस k, 3 इंटू 1 माइनस 0 3 होगा। सो ए मोनोएटमिक गैस हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ए मोनोएटमिक गैस हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर इसी तरह से डायएटॉमिक गैस,
डाइएटॉमिक गैस जैसे फॉर एग्जांपल N2, O2, ये सब डाइएटॉमिक हैं। मोनोएटॉमिक फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, ये सब मोनोएटॉमिक हैं। तो दूसरे नंबर पे लेते हैं डाइएटॉमिक गैस, लाइक फॉर एग्जांपल H2 है, N2 है, ये सब क्या है, ये आपके डाइएटॉमिक गैसेस है। ओके, तो डाइएटॉमिक में दो हो जाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, एक ये और एक ये, तो इनके बीच में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन 1 हो सकता है, ये आपस में ऐसे जुड़े हो सकते हैं। तो K की वैल्यू क्या होगी 1, तो F होगा आपका 3 इंटू 2 माइनस 1, 3n माइनस K, तो ये आ गया आपका 5। स्टूडेंट ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 3 रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी हम ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं 3 डायमेंशन में निकाल रहे हैं, ओके, 1 या 2 डायमेंशन में नहीं। फिर नंबर 3 पे ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस में आपके पास n की वैल्यू 3 हो जाएगी। जैसे ट्राई एटॉमिक गैस का एग्जांपल है CO2, SO2, H2O, ये सभी क्या है ट्राई एटॉमिक। तो इसमें आप n की वैल्यू 3 लेंगे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि जो 3 पार्टिकल हैं 1, 2, 3, तीनों स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए वो नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या हुआ नॉन लीनियर। मैं फर्स्ट केस ले लेता हूं, नॉन लीनियर केस, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस। तो n की वैल्यू है 3, नॉन लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में नहीं है तीनों एक में, तो इस तरह से होंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन क्या हो जाएंगे नॉन लीनियर में 1, 2, 3 हो जाएंगे। तो F क्या होगा 3n माइनस K, तो ये आएगा 6। तो नॉन लीनियर अगर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 आएंगी। अगर लीनियर है, अगर लीनियर के तीनों मॉलिक्यूल एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो अब K की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, एक ये और एक ये, K की वैल्यू अब 2 होगी, 2 लिंक है, एक ये है एक ये है। तो n तो 3 है, K की वैल्यू लीनियर के केस में 2 है, तो F होगा 3n माइनस K। तो अब नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 आ जाएगा। तो ट्राई एटॉमिक गैस में अगर नॉन लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 और अगर लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7। ओके, तो फॉर्मूला हमने ये यूज किया है F इक्वल टू 3n माइनस K। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो मैं एक बार बोर्ड को क्लीन कर देता हूं।
law of equipartition of energy, law of equipartition of energy। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। ओके, और वो वैल्यू कांस्टेंट होगी 1/2 के टी के इक्वल, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। चलिए मैं लिखता हूं तो लिखने से आपको और अच्छे से समझ आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, in any dynamical system, in any dynamical system in thermal equilibrium, in thermal equilibrium, the energy is equally distributed among various degrees of freedom. The energy is equally distributed among various degrees of freedom among various degrees of freedom, and energy associated with each degree of freedom, and energy associated with each degree of freedom, DOF, degree of freedom per molecule, is 1/2 kT। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस है, where K is Boltzmann constant and T is absolute temperature of gas, absolute temperature of gas। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक गैस है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसका T है। कंसीडर 1 mole of a gas at absolute temperature T, at absolute temperature T। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1/2 kT आना चाहिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि मोनो एटमिक गैस अगर है तो क्या होगा 3/2 kT, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे तो 1/2 kT आएगा। चलिए लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 molecule of gas is 1/2 m Vrms square is equal to 3/2 kT। स्टूडेंट ये हमने प्रूव किया था जिस वीडियो लेक्चर में हमने
प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस टॉपिक किया था, तो उसमें हमने प्रूव किया था 1/2 mVRMS² इक्वल टू 3/2 kT। यहां पे जो ये VRMS² है, अब हम 3 डायमेंशंस मोशन की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का x, y और z तीनों कंपोनेंट होंगे। तो VRMS² होगा Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। ये VRMS किसकी वेलोसिटी है? इस मॉलिक्यूल की, जिसका मास m है। तो मैं ये वैल्यू यहां रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/2 mVx² प्लस 1/2 mVy² प्लस 1/2 mVz² इक्वल टू 3/2 kT। ओके, अब स्टूडेंट हम ये मानकर चलते हैं, काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट्स में हमने लिखा भी था कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो कंप्लीटली रैंडम है एंड देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन। सिंस motion of molecules is random and there is no preferred direction of motion of मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है काइनेटिक थ्योरी के पास्टुलेट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल रैंडम है, उसकी कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है। तो सॉरी, तो उस केस में हम क्या मान सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी के तीनों कंपोनेंट हैं दे आर इक्वल। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द 3 डायरेक्शंस x, y एंड z। ओके, तो इट मीन्स 1/2 mVx² इक्वल टू 1/2 mVy² इक्वल टू 1/2 mVz² इज 1/2 kT, क्योंकि 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT क्या आएगा? 3/2 kT। और ये क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम x होगी, एक y, एक z, तो तीनों का सम टोटल एनर्जी आ गई 3/2 kT। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज 1/2 kT। तो ये था स्टूडेंट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब हम ये जो रिजल्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको यूज करेंगे टू फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। तो अब मैं इसको क्लीन कर देता हूं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। तो हम मोनोएटमिक, डाईएटमिक, ट्राईएटमिक सभी के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर मोनोएटमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। मोनोएटमिक गैस में हर मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है। इन
monoatomic gas, each molecule has 3 degrees of freedom, DOF, degrees of freedom. ओके, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT. यही कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, तो टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से. तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 3/2 kT आ गया. अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, आपके पास क्या है? कंटेनर में जो मोनोएटमिक गैस है उसका अमाउंट कितना है? 1 मोल. तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अवोगाड्रो नंबर. सो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज, मैं इसको U से लिख देता हूं टोटल एनर्जी को, तो ये क्या होगा? 3/2 kT इंटू अवोगाड्रो नंबर N. और ये K इंटू N ये क्या होता है? गैस कांस्टेंट R के इक्वल होता है. तो मैं इसको लिख देता हूं 3/2 K इंटू N R और ये TU. तो ये आ गई एनर्जी U इक्वल टू 3/2 RT. अब स्टूडेंट, आपने पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dQ इक्वल टू du प्लस PdV. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ V इज कांस्टेंट, तो dV तो 0 हो जाएगा. तो dQ किसके इक्वल आएगा? du के आ जाएगा. dQ du के इक्वल आएगा, क्योंकि dV 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी. अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको मैंने CV से लिख दिया. स्पेसिफिक हीट को हमने C से लिखा था जहां हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा था जिस चैप्टर में. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मैंने V लिख दिया. तो CV क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और ये किसके इक्वल होता है? dQ/dt. T क्या है? टेम्परेचर. लेकिन dQ तो du के इक्वल है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं du/dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो स्टूडेंट ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं CV इक्वल टू du/dt अब यूज करने वाला हूं अगले 2-3 केसेस के लिए, मोनोएटमिक के लिए भी, डायटोमिक के लिए भी, ट्राईएटोमिक के लिए भी. तो यहां पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये क्या होगा? du/dt. तो ये U की वैल्यू है. इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये क्या आ जाएगा? 3/2R. 3/2R. और आपके पास है एक रिलेशन, आपने पढ़ा है CP माइनस CV इक्वल टू R. तो यहां से CP क्या आ जाएगा? CV प्लस R. आपने ये रिलेशन डिराइव किया था CP माइनस CV इक्वल टू R. तो यहां से CP क्या आ गया? इक्वल टू CV प्लस R. तो CP इक्वल टू CV की ये वैल्यू है 3/2R और प्लस R, तो ये क्या आ गया? 5/2R. अब आपने एक पैरामीटर पढ़ा था गामा, ये था CP/CV. CP की वैल्यू है 5/2R डिवाइड बाय CV की वैल्यू है 3/2R. तो ये कितना आ जाएगा? बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 5/3.
तो गामा की वैल्यू फॉर ए मोनोएटमिक गैस 5/3 है। अब दूसरे नंबर पे इसके बाद है डाई एटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस, तो डायटोमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। इन डायटोमिक गैस each molecule has 5 degrees of freedom। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT है। तो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी? एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगी? उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को 1/2 kT से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो 5 को 1/2 kT से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/2 kT आ जाएगी एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या आएगी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई बाय 1/2 kT, तो 5/2 kT ये आ गई एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। और अगर आपके पास अमाउंट ऑफ गैस है 1 मोल, तो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज, इसको मैं U से लिख देता हूं, तो क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल की जो एनर्जी इसमें 3/2 kT थी, इसमें 5/2 kT है। उसको अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगेन K इंटू एन आपका R होता है, तो K इंटू एन R, तो ये आ गया 5/2 RT। K इंटू एन को मैंने R लिख दिया और ये T यूं की यूं है। फिर CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपका du/dt होता है। CV इक्वल टू du/dt, तो ये क्या आ जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो 5/2R, और Cp इक्वल टू CV प्लस R। Cp इक्वल टू CV प्लस R, तो ये रिलेशन यूज किया। CV की वैल्यू है 5/2R प्लस R, तो ये आ गया आपका 7/2R। तो इसमें गामा जो Cp/CV है ये क्या आएगा? 7/2R डिवाइड बाय CV की वैल्यू है 5/2R, तो ये आ जाएगा 7/5। ये आ जाएगी गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक गैस के लिए। अब इसी तरह से हम ट्राई एटॉमिक के लिए भी निकाल सकते हैं। ट्राई एटॉमिक में लेकिन स्टूडेंट 2 केस थे, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 कैलकुलेट की थी हमने, नॉन लीनियर में 6। तो हम दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको अभी इरेज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये रिलेशन फिर से मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ये रिलेशंस अभी मैं इरेज नहीं कर रहा हूं। तो नंबर 3 पर है ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस में मान लीजिए पहले हम लीनियर के लिए बात करते हैं, तो केस ए है लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस। तो लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस में ईच मॉलिक्यूल हैज 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
अब अगेन यही सेम स्टेप्स करेंगे हम। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से 1/2 kT होता है। तो एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ये किसको इक्वल होगी? 1/2 kT को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो। ये 7 है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये आ गया 7/2 kT। और अगर अगेन 1 मोल ऑफ गैस की कितनी आएगी? अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज U। ये क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल की है 7/2 kT और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? अवोगाड्रो नंबर n के इक्वल। अगेन k इंटू एन आर के इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट आर। तो ये हो गया 7/2 RT CV du/dt। तो ये क्या आ जाएगा? 7/2 R। CP CV प्लस R के इक्वल होता है, तो 7/2 R प्लस R 9/2 R। और इन दोनों का रेशो गामा CP/CV के इक्वल होगा 9/2 R डिवाइड बाय 7/2 R। तो ये आएगा 9/7 CP और CV का रेशो। तो ये केस था लीनियर के लिए। फिर नॉन लीनियर के लिए तो ये केस ए लिख दिया था हमने लीनियर को, बी हम लिख देते हैं नॉन लीनियर को। तो बी है नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस। तो नॉन लीनियर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना था? 6। Each molecule has 6 degrees of freedom. Again, from law of equipartition of energy, energy per molecule per degree of freedom is 1/2 kT। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या होगा? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 6 इंटू 1/2 kT। तो ये आ गया 3 kT। तो आगे है एनर्जी ऑफ, इसको टोटल एनर्जी लिखो या एनर्जी लिखो कोई बात नहीं, जैसे मैंने यहाँ टोटल नहीं लिखा इसके आगे कोई बात नहीं है। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने ये वर्ड टोटल, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज, तो टोटल एनर्जी को वही U से लिखेंगे, हम U से लिखते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी है 3 kT और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो n अवोगाड्रो नंबर से। अगेन K इंटू एन R के इक्वल है, तो ये हो गया 3RT। CV इज du/dt, तो 3R। CP इज CV प्लस R, तो 3R प्लस R
4R, CV की वैल्यू रख दी मैंने 3R, और गामा जो कि आपका CP/CV है 4R, CP की वैल्यू, CV की वैल्यू 3R, R से R कैंसिल तो 4/3। स्टूडेंट, तो ये आपने मोनो एटमिक, डाई एटमिक और ट्राई एटमिक सभी के लिए कर लिया, कैलकुलेट किया गामा। अब मैं गामा के लिए आपको एक कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में ये वैल्यूज डायरेक्टली याद ना हो या कैलकुलेट करना में आपने जो कैलकुलेट किया आपको ये श्योर ना हो कि ठीक है कि नहीं, तो उस फॉर्मूले से आप वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला है गामा इक्वल टू 1 + 2/f। f है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जैसे चेक करके देखते हैं, लीनियर ट्राइएटमिक को ही देखते हैं, ठीक है। तो f की वैल्यू क्या है 7, तो गामा क्या होना चाहिए 1 + 2/7, और 1 + 2/7 क्या आएगा 9/7, ठीक है। इसी तरह यहां पे 6 रख के देखो तो 1 + 2/6, तो 1 + 2/6 क्या होगा 1/3, 1 + 1/3 इज 4/3 आएगा। तो इससे ये चेक हो सकता है। जैसे मैं यहां करके दिखा देता हूं, जैसे अगर आपकी f की वैल्यू 7 है तो गामा क्या होगा 1 + 2/7, 7 एलसीएम आ गया तो ये आ गया 7 + 2 9/7। तो देखो यही आया था 9/7 जब f की वैल्यू 7 थी। तो अगर f की वैल्यू है आपकी, जैसे यहाँ 6 है, मैं 6 ले लेता हूँ, तो गामा क्या होगा 1 + 2/6, तो 1 + 2/6 क्या होगा 1/3, 2/6 क्या होगा 1/3, 2 × 1 2, 2 × 3 6। अब इसमें एलसीएम 3 ले लो तो 3 × 1 3 + 1 तो 4/3। तो ये देखिए यही वैल्यू आ गई आपकी। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ओके। अभी मैं जो हमने ये फॉर्मूलाज पढ़े हैं, स्पेसिफिकली ये वाला फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके 1-2 फॉर्म और लिख देते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आपके पास गामा है CP/CV, CP की वैल्यू क्या है CV + R, CV + R, और डिवाइड बाय CV, तो ये क्या हो गया 1 + R/CV, ओके। तो कहीं न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज हो सकता है। और अगर मैं इसी को रीअरेंज करूं, आपके पास गामा है 1 + R/CV, तो यहां से R/CV क्या आ गया गामा -1, तो यहां से CV क्या आ गया R/γ-1। तो ये फॉर्मूला भी आपका यूज हो सकता है न्यूमेरिकल में। आइए सब इसी फॉर्मूले से रहे हैं, ये भी, ठीक है। अब आपको मैं एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, उस टाइप का न्यूमेरिकल भी कई बार एग्जाम में आता है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है if n1 moles of one gas having specific heat CV1 and n2 moles of another gas having specific heat CV2, मैं यहां लिख देता हूं if n1 moles of one gas having specific heat CV1 are mixed with n2 moles of
another gas having specific heat CV2 N2 moles of another gas having specific heat CV2, then if N1 moles of one gas having specific heat CV1 are mixed with N2 moles of another gas having specific heat CV2, then specific heat of मिक्सचर, ये जो दोनों गैसेस को मिक्स करके जो मिक्सचर बना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर इज CV इक्वल टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी आपका कुछ न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आज जो हमने टॉपिक किया है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे और न्यूमेरिकल करते हैं।